Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पहला कदम सीजन 3 के इस पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। हम नासिक में हैं आज और मुंबई के बाहर हमारा ये आखिरी पड़ाव है नासिक के दर्शकों के साथ इस सीजन के लिए। और हमारे साथ नासिक के ढेरों दर्शक मौजूद हैं और बाजार इस वक्त जैसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है, नीचे आया है, मौका मिल रहा है खास तौर पे छोटे मझोले स्टॉक्स में। तो पूरी उम्मीद है कि दर्शक यहाँ पे बहुत सारे रोचक सवाल लेकर हमारे सामने आएंगे और हमारे एक्सपर्ट उनका जवाब देंगे। हमेशा की तरह एक्सिस डायरेक्ट के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही संदीप शर्मा जो कि नेशनल हेड हैं रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन के एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। एक्सिस डायरेक्ट और एसबीआई म्यूचुअल हमारे दो खास पार्टनर रहे हैं जिनके साथ हमने ये सफ़र देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचाया है। और आज के इस पड़ाव पर आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू। ठुकराल साहब, इससे पहले कि दर्शक अपने सवाल पूछने शुरू करें, मेरे दिमाग में जो सबसे पहला सवाल है, हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, ये तीसरा सीज़न है पहला कदम का। जो लोग थोड़े देर से शामिल हुए पिछले 6 महीने में, मिसाल के तौर पे, अब चूंकि निफ्टी करीब 10% गिरा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 15% या उससे अधिक गिरे, तो अब उनको थोड़ा डर लगने लगा। क्या कहेंगे आप उन्हें? अगर आप इक्विटी में आए तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये हो गई आपकी लाइफ में, देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात यह है कि कोई ना कोई तो ऐसे दौर में एंटर करता ही है। और मैं तो काफ़ी सालों से बाज़ार में हूँ, तो मैंने 92 भी देखा, फिर मैंने 2000 भी देखा और 2008, ये तीनों सालों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। लेकिन जो उस वक़्त भी आए थे हाई पे, वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो समझ गए कि इक्विटी इज़ द ओनली एसेट क्लास जहाँ पे पैसा बनता है। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो लोग देर से भी आए हैं और पिछले 6 महीने भी आए हैं, वो लोग पैनिक ना करें। बिकॉज सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं। तो मैं हमेशा एक सेल का एग्जांपल देता हूँ कि जब सेल लगती है किसी कपड़े की तो हम लोग भाग के जाके ज़्यादा कपड़ा खरीदते हैं। बट अगर अब सेल लगनी शुरू हुई है स्टॉक्स की, तो उसको सेल की तरह ही देखें। और अगर आपका फ्रेश सरप्लस जो आ रहा है, जो अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक्स आपने लिए हैं या अच्छे म्यूचुअल फंड आपने लिए हैं, उसमें जाके आप थोड़ा सा और एवरेज करें और अभी स्टैगर्ड वे में करें। क्योंकि अभी कुछ ऐसे महीने रहेंगे, कुछ ऐसे अगले सालों में, अगले महीनों में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, फिर अगले साल इलेक्शन है। तो अभी एक साल जो हमने तेज़ी देखा पिछले साल का, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट देखें, दिसंबर 2016 का एक लो बना था और फिर जनवरी 2018 का एक हाई बना, तो ये कुछ 40% तो इंडेक्स में ही आ गया। तो इसमें इस किस साइकिल में आप आए, आप शुरू में आए, बीच में आए, एंड में आए? अगर एंड में आए तो ऑब्वियसली थोड़े दुखी होंगे। बट कहानी ये है कि अगर एक साल बहुत अच्छा जाता है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर फ्लैट हो सकता है थोड़ा आपको फ़ायदा हो। बट ये स्टॉक मार्केट सिर्फ एक साल के लिए या 6 महीने के लिए नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और इससे अच्छी एसेट क्लास कोई नहीं है इफ़ यू लुक एट एनी अदर एसेट क्लास। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इक्विटी में बने रहिए, और लेकिन अच्छे शेयरों में और अच्छे स्टॉक्स में और अच्छे म्यूचुअल फंड में ही रहिए। संदीप जी, आप तो सीधे तौर पे फेस करते होंगे क्योंकि आपके फंड के इन्वेस्टर्स हैं, आपके भी अपने जो इंटरेक्शंस होंगे, इस तरह के सवाल आपको आते होंगे, आप क्या जवाब देते हैं? तो देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर और स्पेशली जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, आई थिंक एक चीज़ जो हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो अगर आपका 3 साल से कम है तो यूजुअली हम लोगों को कहते हैं कि आप इक्विटी के अंदर ना आइए। अभी देखिए 6 महीने काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। 6 महीने छोड़िए, आप पिछले 2 महीने की बात करें तो मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। तो लोग घबरा जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं हमें इमीडिएटली क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आपकी फंड की परफॉर्मेंस एकदम गिर क्यों गई। इवन एडवाइजर्स जो हैं वो हमारे को काफ़ी क्वेश्चन करते हैं। बट अल्टीमेटली हमारा उनसे यही कहना है कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पे आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, यहाँ पे आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आते हैं, जहाँ पे आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए आते हैं। तो ऐसे समय के अंदर जब आपको करेक्शन मिली है, उसका आप फ़ायदा उठाएं और निवेश कीजिए। और जैसा कि अरुण सर ने बोला कि आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कीजिए, चाहे SIP कीजिए, चाहे सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र कीजिए पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ये बहुत अच्छा मौका है कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि लोअर वैल्यू के ऊपर हम एंटर करें। तो हम यही लोगों को अपना एडवाइस करते हैं। ओके ठुकराल साहब, चूंकि हमने पहले के कई एपिसोड्स में चर्चा की है बहुत विस्तार से, इस तरह के प्रेजेंटेशंस हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी किए हैं कि मार्केट में ये गिरावट का जो दौर अक्सर होता है, मान लीजिए कि ये मेजर करेक्शन हो, हमको नहीं पता कि ये छोटा सा करेक्शन है, ये बड़ा करेक्शन है, ये इंटरमीडिएट टॉप है, ये लॉन्ग टर्म टॉप है, ये 2000 या 2008 वाला टॉप है,
उस तरह की बड़ी करेक्शन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये अभी अनसर्टेन है। लेकिन आज जब मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है तो कुछ तो रणनीति रखनी चाहिए दिमाग में कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। अब क्या आपको ये लगता है कि अगर कोई अगले 18 से 24 महीने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है तो उसके लिए ये बेहतर होगा कि इस वक्त वो पूरा पैसा इमीडिएटली लगाने की जगह, मान लीजिए कि मेरे पास 20,000 रुपये हर महीने लगाने को हैं, तो 10,000 तो मैं SIP करूं, आज से ही करूं, अगर नहीं किया है तो आज भी शुरू करूं, कोई दिक्कत नहीं है, और 10,000 अलग रखूं कि अगर खुदा ना खास्ता 10-20% और गिरा तो तब लगाएंगे। क्या ये स्ट्रैटेजी इस तरह के सिनेरियो में रखनी चाहिए? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक है जो बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर है, जो पहली बार आ रहा है या उसका पूरा पैसा जो है वो फिजिकल एसेट्स में है, उसने गोल्ड में लगाया हुआ है, रियल एस्टेट में लगाया हुआ है और उसका इक्विटी में निवेश ही नहीं है। तो SIP का साइज कम से कम इतना रखिए कि उसका कुछ आपको फ़ायदा हो, कुछ वो ऊँट के मुंह में जीरा वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक गोल है और आपने कुछ भी गोल है, आपका बच्चे को आपने बाहर भेजना है, आपको खुद घूमने जाना है, आपको 10 साल के बाद कुछ मकान लेना है या गाड़ी लेना है या 2 साल के बाद, तो ये कुछ गोल है तो उस हिसाब से करिए। और दूसरी बात से मैं एग्री करूंगा कि अभी क्योंकि ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीने बल्कि अगले साल तक आपको बीच बीच में बहुत मौके मिलेंगे। तो जो ये इवेंट्स जो आएंगे बीच बीच में, इस टाइम पे अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो अगर आपके पास प्रिंसिपल होना चाहिए, आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर सारा पैसा एक साथ लगा दिया और नेक्स्ट करेक्शन, जैसा कि आपने बोला कि अभी तो 9-10% का करेक्शन आया है और हो सकता है वो आगे और 10% करेक्शन आए, तो फिर आपको लगेगा कि हमने सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया। तो कहते हैं ना कि सर सलामत तो पकड़ी हजार। तो आप अपना थोड़ा प्रिंसिपल अपने पास रखिए और जब मौका आए तो धीरे धीरे उसको लगाइए। ये इस वक्त कहा जा रहा है क्योंकि हमने पिछले 1 साल में वॉलेटिलिटी देखी नहीं है, पिछले 1 साल में बहुत अच्छी हमने उछाल देखी है, इसीलिए अब ये थोड़ा कॉशियस रहना बनता है इस वक्त। दूसरी बात जो आपने की वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास पैसा है और किसी और एसेट में है तो फिर आपके पास ये भी मौका होगा कि अगर नीचे आए तो आप अपनी FD तोड़ के डालें या प्रॉपर्टी में या कुछ कहीं और से आपका जो एसेट एलोकेशन है आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि इंडिया में ही कुछ 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं और अगर लोगों का खुद का अगर एसेट एलोकेशन देखा जाए तो उनका खुद 5% 10% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में नहीं होता है। अगर आप उस कैटेगरी में हैं और आपको अच्छा मौका मिल रहा है, दूसरी एसेट से निकलने का अच्छा प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे बहुत प्राइस गिर रहा है, एक ही बात है ना, अगर लाइन एक छोटी हो या दूसरी बड़ी खींच दे उसके सामने, तो अगर आपके किसी तरह से ये पैसा ला सकते हैं और दूसरी एसेट में एलोकेशन कम करके इक्विटी में बढ़ा सकते हैं, तो आपको कुछ टाइम के बाद 1 साल 2 साल के बाद ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छे समय पे इन्वेस्ट किया और बहुत अच्छी NAV पे या बहुत अच्छे प्राइस पे किसी स्टॉक को खरीदा, तो ये आपको सेटिस्फेक्शन तब रहेगा। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो हम बोलते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा ओवरऑल। लेकिन देखिए यहाँ पे तो हमें अंदाज़ा नहीं है, हमने कोई सर्वे नहीं किया है कि जो दर्शक फिलहाल यहाँ मौजूद हैं उनके पोर्टफोलियो कैसे हैं, पर अमूमन अगर आप आम लोगों की बात करें नासिक शहर में, आप देश के किसी भी शहर में संदीप जी, तो आई एम श्योर कि आप पाएंगे कि इक्विटी में एलोकेशन अभी भी बहुत कम है। पिछले 2-3 सालों में आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है, इतने पैसे कभी नहीं दिए थे लोगों ने आपके जैसे फंड्स को जो पिछले 3 सालों में दिए हैं, उसके लिए तो आपको बधाई है। लेकिन अब भी आपको क्या लगता है कि बहुत ही छोटा हिस्सा है और चिंता बहुत ज़्यादा लोग करते हैं इक्विटी को लेकर के? देखिए, प्रॉपर्टी के दाम 10 साल से नहीं बढ़े तो किसी को टेंशन नहीं है, इक्विटी के दाम 10 हफ्ते अगर थोड़े गिर गए तो लोग इतने टेंशन में आ जाते, जबकि आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो उनके कुल एलोकेशन का 1% भी इक्विटी में नहीं होगा। अगर आप इंडियन हाउस होल्ड की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो अराउंड 56% जो है उनका इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है, उसके बाद 16% जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर होता है, और उसके बाद PPF की बारी आती है, इक्विटी आती है 3.8% पे आज की डेट में। सो ऑफ कोर्स जो हमने पिछले 2 साल 3 साल के अंदर इन्फ्लोज देखे हैं, उसके बावजूद हमने ये पाया है कि अभी भी बहुत कम संख्या में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर एकदम घबरा जाते हैं। अगर मार्केट 2 दिन गिरती है तो हर जगह ग्लूमीनेस सी फैल जाती है, तो लोगों को कंसर्न हो जाता है कि उनका कैपिटल नेगेटिव ना हो जाए। मगर हमें ये मानना चाहिए कि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि समय समय पे नेगेटिव होगी और हमें इसे एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट के टाइम ही एज एडवाइजर्स अगर हम क्लियरली उनको पहले ही बता दें कि दिस विल बी अ जर्नी जो कि एक लीनियर जर्नी ना होकर थोड़ी वॉलेटाइल जर्नी होगी, आई थिंक दैट विल स्टार्ट गिविंग देम सम कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। जब मार्केट गिरे उस वक्त वो घबराएं नहीं, इनफैक्ट अगर उनके पास पैसा है और तो उसे वो धीरे धीरे निवेश करें। बिल्कुल।
तो चलिए, एक शानदार मौका शायद बाजार आपको इस वक्त दे रहा है और उसका फायदा आप जरूर उठाएं। वो दर्शक भी जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, नासिक के वो दर्शक जो हमें स्क्रीन के थ्रू अपने टीवी पर देख रहे हैं, और सारे देश भर के दर्शक जो लगातार इस सफ़र में हमारे साथ रहे हैं, उन सभी के लिए मैसेज यही है हमारे एक्सपर्ट्स का कि इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है इस अनिश्चितता, इस उतार चढ़ाव के पीछे, और क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कब तक और कैसे दूर होगी। हम जो चर्चा कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले ठुकराल साहब की, एक अनिश्चितता का दौर है जिसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या ये कहना चाहिए कि ये सब कुछ ग्लोबली है? एक दिन ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं सारी दुनिया से स्टील खरीदना बंद कर दूंगा, कभी वो कहते हैं मैं बाहर से आने वाली वॉशिंग मशीन पे बड़ा टैरिफ लगा दूंगा, और हमारा बाजार एकदम से गिर पड़ता है, लोगों के स्टॉक 10-10% टूट जाते हैं, और ऐसी कंपनियों के जो ना तो स्टील बनाती है, ना एल्यूमिनियम बनाती है, ना वॉशिंग मशीन बनाती है। इसलिए कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत सेंटीमेंट पे चलता है। तो अगर आपको पहचान है कि इस बात से हमें कितना फ़र्क पड़ेगा, तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर वो बोलते हैं कि मैं स्टील पे कुछ ड्यूटी लगा दूंगा, तो आपको देखना है कि इंडिया से तो हम कुछ भी स्टील यूएस में भेजते हैं या नहीं भेजते, या वो कनाडा के लिए बात कर रहे थे, या वो मेक्सिको के लिए बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर जो बाकी कंट्रीज उनको नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगी तो शायद कुछ इंडिया में आएगा, तो कहीं थोड़ा कनेक्शन जरूर होता है, बट जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट इसके अलावा जो ग्लोबल कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अनिश्चितता है, जैसे इस साल लगता था कि रेट यूएस फेड जो है 3 बार बढ़ाएगा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो ग्रोथ हो रही है शायद वो 4 बार बढ़ाए, तो ये एक थोड़ा चिंता हो जाता है। जो एक्सेस लिक्विडिटी उन्होंने मार्केट में डाली थी पिछले कुछ सालों में, यूएस ने हो या ईसीबी ने हो या जापान ने हो, तो वो एक्सेस लिक्विडिटी को अभी वापस ले रहे हैं, और इसी वजह से वहाँ पे यील्ड भी बढ़ रही हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो ये कुछ वजह है जिससे कि ये लगता है कि शायद जो फ्लोज हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स में आते थे वो थोड़े कम हो जाएंगे। बट देखने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ है? सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया में है। तो अगर वो पाई छोटा हो गया जिसमें कि वो पैसा है जो इमर्जिंग मार्केट्स में जाना है, उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी इंडिया में आएगा, क्योंकि मनी विल ऑलवेज चेज ग्रोथ। इफ़ यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, वो पैसा थोड़े दिनों के बाद, अगर अभी नहीं आएगा, इस साल अगर कैलेंडर ईयर में देखें तो एफआईआई ने पैसा निकाला है। लेकिन दूसरी बात जो इंडिया में सबसे अच्छी हो रही है कि डीआईआई जो म्यूचुअल फंड है, जो आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो बहुत पैसा डाल रहे हैं। तो अगर उन्होंने 1.4 बिलियन डॉलर इस साल निकाला है, तो 2.7 और 2.8 बिलियन डॉलर इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने आप लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है और उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। फाइनली जो इंडियन इन्वेस्टर को ये बात समझ में आ गई कि इतने सालों से जब हम गोल्ड खरीद रहे थे, जब हम रियल एस्टेट खरीद रहे थे, एफआईआई हमारे सब स्टॉक खरीद रहे थे, लेकिन अब वो समझ में आ गया है। अब इंडियन इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहा है, 1 बिलियन डॉलर का तो एसआईपी, 6,000 करोड़ से ज़्यादा तो एसआईपी का पैसा आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छा मौका है अगले कुछ सालों में। अगर इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा डबल हो गया, 3%, 4% से ज़्यादा 6% लोग अगर हाउस होल्ड अगर डालने लगे, तो आप सोचिए कितना पैसा आ जाएगा। ध्यान यही रखना है कि थोड़ा सा पढ़ाई करके, थोड़ा सा जान के डालिए, बिकॉज हज़ारों कंपनियां, 8,000 9,000 कंपनियां हैं। आपको तो सिर्फ 100-200 कंपनियों की तरफ देखना है और अच्छे म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है, ये जरूर ध्यान रहे। दरअसल संदीप जी, अगर आप देखें तो 2013-2014 के बाद से ये ट्रेंड बदलना शुरू हुआ कि घरेलू निवेशक बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आकर पैसे लगाने लगे शेयर बाजार में। और इसकी एक बड़ी वजह उस वक्त ये भी थी कि पहले आपको रघुराम राजन जैसे आरबीआई गवर्नर मिले, फिर आपको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले, और ये कहा गया कि इतनी मजबूत सरकार 30 सालों में नहीं बनी। तो जो उम्मीद थी कि पिछले 3 साल जो गुजरे हैं, इसके पहले जो शुरुआत में उम्मीद थी कि हम 15-20% से कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ बड़े आराम से देखेंगे, सारी कंपनियों का मुनाफा बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा जब इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनेंगी मोदी सरकार के तहत। लेकिन दरअसल वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। एक क्राइसिस की वजह से या दूसरी समस्या की वजह से उतना मुनाफा आया नहीं कंपनीज का। इसलिए अगर अर्निंग्स ग्रोथ के अनुमान की बात है तो शायद एफआईआईज का अनुमान सही पड़ा और हमारे निवेशकों का जो ऑप्टिमिज्म था, आशावाद था, वो थोड़ा गलत पड़ा। आपका कहना सही है, बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या कारण है कि अर्निंग ग्रोथ नहीं आया। अभी पिछले 6 साल से हर साल के शुरुआत के अंदर हम म्यूचुअल फंड वाले मार्केट में जाते हैं और 20% की ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ आपको बताते हैं, और हर साल हम लोग गलत हुए हैं इसमें। अब इस गलत होने का कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार को आए हुए अभी 3, सवा 3, 3.5 साल हुए।
सबसे पहला डिसरप्शन जो हुआ, उनके आने के बाद 1-1.5 साल तो आप किसी नए आदमी को वैसे भी देंगे कि वो अपना काम करे, काम दिखाए, ग्राउंड पे काम होगा, उसको होने में, उसका इम्पैक्ट होने में समय लगता है। पर जैसे ही इम्पैक्ट होना शुरू हुआ, डिमोनेटाइजेशन हो गया। अब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपको मालूम है उसके बाद हर बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा डिमोनेटाइजेशन का। डिमोनेटाइजेशन से हम बाहर निकले, इमीडिएटली जीएसटी आ गया। जीएसटी के कारण जितने भी छोटे उद्योग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और आपको ये मालूम ही होगा कि छोटे उद्योगों में तकरीबन 80 से 80 to 85% लोग, हमारे जो जनसंख्या है वो काम करती है, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब एक तरह से अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये करने ही नहीं चाहिए थे, मगर ये किए गए। और ये क्यों किए गए? बिकॉज इनका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा है, और शायद आज हमें वो नज़र नहीं आ रहा। और इसलिए क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट को जो रिटर्न देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, मार्केट ने नहीं दिया, और हमें डिसअपॉइंटमेंट होता है। मगर हमारा ऐसा मानना है कि जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद, चाहे वो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो एनसीएलटी का पास होना हो, चाहे वो बैंकरप्सी लॉ हो, ये सारे जो लॉज लाए गए हैं ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करने वाले हैं आने वाले ईयर्स के अंदर। तो हो सकता है आपको आज वो नज़र नहीं आ रहा है, अगर आप थोड़ा समय दीजिए, ये सरकार रहे या ना रहे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आपको नज़र आएगा। थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। तो ये तैयारी के साल थे शायद, और इसका इम्पैक्ट आपको आगे जा करके ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेगा। साथ ही जो ग्लोबल साइकिल भी अगर आप देखें तो स्टील या दूसरे मेटल में रिकवरी अब थोड़ी ऑफ लेट पिछले साल भर में निकल कर आई है, और वहाँ पर अब सुधार हो रहा है। इस सेक्टर में बहुत सारे जो एनपीएस थे वो अभी भी अटके हुए हैं। दूसरी तरफ आप पावर सेक्टर में देखिए, जहाँ पर बैंक्स के काफ़ी एनपीए हुए, वो पावर कंपनियाँ अभी भी रिकवर नहीं हो पाई हैं, और जिन लोगों के पैसे उस सेक्टर में हैं वो शायद निराश होंगे। तो अलग अलग सेक्टर्स ने अलग अलग तरीके के रिटर्न दिए हैं। अगर आप सही सेक्टर में थे, सही फंड में थे, तो आपने काफ़ी शानदार रिटर्न कमाए हैं, और उस हिसाब से आपने ऑलरेडी एफआईआईस को गलत साबित कर दिया है 3 सालों में, ठुकराल साहब। नहीं जी हाँ, क्योंकि आपने अगर डाइवर्सिफाई किया है, आपने अगर सही सेक्टर पकड़ा है, अगर आपने आईटी को और फार्मा को थोड़ा अवॉइड किया, अगर आप ओवरवेट थे, और अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ गए, अगर आप इंफ्रा की तरफ गए, अगर आप ऑटो एंसिलरीज की तरफ गए, तो आपका पैसा बना है। अगर आपको समझ में आ गया कि इंडिया में ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑटो एंसिलरीज में हैं, और जो न केवल लिस्टेड कंपनी को सप्लाई करती हैं बल्कि जो ग्लोबल मेजर हैं उन्होंने अपना हब इंडिया में सेटअप किया, जैसे Hyundai है, फोर्ड है, उनको भी ये कंपनी सप्लाई करती है। तो अगर आपने अच्छा कॉल लिया है, डाइवर्सिफाई किया है, या किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में डाला है, तो आपको फ़ायदा हुआ है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न्स तो आए हैं। अगर कोई भी आदमी बहुत अच्छे तरीके से किसी एक्सपर्ट के पास जाके उसने इन्वेस्ट किया है, तो जैसे हम अपना पिक ऑफ द वीक एक हमेशा देते हैं, और हमारा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि हमारा 70 से 80% टारगेट हिट हुआ है। लेकिन अगर आपने बिना सोचे समझे लोगों के कहने पे या कहीं भी पैसा डाला है, तो ज़रूर आपको निराशा हुई होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह के एडवाइज़र के पास जाते हैं, और कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टैगर्ड करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी है। तो देखिए, लेगेसी थी दरअसल एक देश में कि इतने सालों से जो कुछ चल रहा था, अब आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल रहती है। इंटरेस्टिंगली, मोदी सरकार ने अपने चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन आप इसकी एक एनालॉजी देखिए, अगर आप एक फंड मैनेजर थे या एक इन्वेस्टर थे, और मुझे तो पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड याद है, जो भी हमारी बातचीत होती थी ठुकराल साहब से या संदीप जी से या इनके फंड से, और एक्सपर्ट्स आए, दूसरे एक्सपर्ट्स इस फोरम पे आए, उन सभी लोगों का ये कहना था कि आप ऐसे सेक्टर चुनिए जो ठीक हैं और जहाँ पर लेगेसी का इश्यू नहीं है, जिनका एक पास्ट नहीं है। जैसे पीएसयू बैंक को प्रॉब्लम है क्योंकि उनके एनपीएस खड़े हैं। क्या 5 साल में ये सरकार एनपीएस को बदल देगी? वो कॉन्फिडेंस उस दिन भी नहीं था, और आज हम देख रहे हैं कि उसमें वक्त अभी और लगेगा शायद। अब स्टील मुश्किल से निकल आया है तो पावर अभी फंसा हुआ है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में जिन कंपनियों ने बड़े प्रोजेक्ट लगा रखे थे, उनसे दूर रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने सलाह क्या दी कि आप उन कंपनीज में लगाइए जो लेवरेज नहीं है, जो अब प्रोजेक्ट ले रहे हैं और जो अपनी इक्विटी नहीं लगा रहे हैं, बस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सड़क बना रहे हैं, उस सड़क पे उनकी ओनरशिप नहीं है। पावर प्लांट बना रहे हैं, उस पावर प्लांट में उनकी ओनरशिप नहीं है। उन कंपनियों ने ज़बरदस्त पैसे बनाए और मल्टी बैगर रिटर्न दिए। तो ये जो डिफरेंशिएशन था कि लेगेसी वाले स्टॉक्स से थोड़ा बचें और जो नई स्टोरी सामने आ रही है वहाँ पैसे लगाएं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में, एनबीएफसीज में ढेरों मल्टी बैगर हमें मिले, और उस लिहाज से साबित तो यही होता है कि एफआईआईस के मुकाबले हम अपने मार्केट को ज़्यादा समझते हैं, और हमने तो पैसे बना लिए और हम आगे भी बनाएंगे। और ये भी एक शानदार मौका है
जिसका हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दर्शकों के मन में क्या सवाल है, अब ये जानने की बारी आएगी। मेरे सवाल तो पूरे हो चुके हैं। नासिक के ढेरों दर्शक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अच्छा एक्सपीरियंस भी लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पे पहला माइक देंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। माय नेम इज़ विजय सोनोने। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये यूनियन बजट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो टैक्स लगाया है 10%, तो उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टर्स दे हैव गॉट द बिग कंसर्न। सोचते हैं कि भाई ये टैक्स जो अभी इनकम टैक्स जो लगाया हुआ है 10%, तो इसके वजह से लोग थोड़े से पीछे हटने के लिए सोचते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ। ओके संदीप जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या वाकई में ये सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है? क्या फरवरी के महीने में और मार्च में आपने ये देखा है कि पैसे आने कम हो रहे हैं शेयर बाजार में? नहीं, अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है कम होना, बट येस इसका सेंटिमेंट्स पे इम्पैक्ट तो पड़ा है। लोग टैक्स देना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली ऐसी एसेट क्लास में जिसमें हमने टैक्स काफ़ी समय से नहीं दिया हो, और लॉन्ग टर्म करते हुए हमने म्यूचुअल फंड का प्रचार किया है पूरी देश के अंदर, और सडनली एकदम टैक्स लग जाता है तो इसके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। मगर इसका ये कहना कि इससे काफ़ी फ्लोज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, अभी इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। ऑल्दो इस महीने के अंदर भी इक्विटी की जो नंबर्स आए हैं वो ऑप्टिकली काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं, और हमें लगता है कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर थोड़ा कंसर्न है वो टैक्स से ज़्यादा जो मार्केट में गिरावट आई है उसका लोगों को बहुत कंसर्न है, उससे लोग थोड़े डर सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये टैक्स क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। अगर आपके ऊपर टैक्स लग रहा है तो सबसे पहली बात है कि आपने पैसा कमाया, पैसा नहीं कमाया तो टैक्स किस पे लगेगा। और दूसरी बात कि साल में 1 लाख से ऊपर कमाएंगे या 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक करेंगे तभी टैक्स लगेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से चिंतित हैं तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि साल में 1 लाख से ऊपर तो ये कमा लेंगे। और फिर ये हो गया ना कि अब अनसर्टेनिटी चली गई। वो हर साल बोलते थे शेयर आया, तो चलो शेयर आ गया, शेयर तो आ गया, लेकिन उसके बाद अभी धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। अगर आपने 40% लास्ट ईयर कमाया है तो 100 रुपया 140 हुआ, उसमें से 4 रुपये आपने दिया तो 36 रुपये आपके पास है अभी भी। तो वैसे सोचना है, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं। रियल एस्टेट में इतना रिटर्न नहीं है, गोल्ड में इतना रिटर्न नहीं है, डेट में इतना रिटर्न नहीं है, तो इक्विटी में अच्छा रिटर्न भी आता है। टैक्स देने के बाद और सिर्फ 10% टैक्स देने के बाद जो सरप्लस आपके पास जिस हद तक इक्विटी में बचेगा वैसा आपको दूसरे केसेस में नहीं बचता है। सर, मैं गुलाब खैरनार 2003 से इक्विटी में काम कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि ये मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है या ग्रोथ ड्रिवन होना चाहिए, इसका थोड़ा बैलेंस मुझे बताएं। कि लिक्विडिटी तो डेफिनेटली है ही, और लिक्विडिटी होनी भी चाहिए। उसी वजह से पैसा मार्केट में आएगा तभी इन्वेस्ट होगा, जब आप लोग पैसा देंगे तभी इन्वेस्ट होगा। दूसरा, इंडिया तो अभी ग्रोथ कंट्री है। अगर हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, हमारी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो वो भी दोनों बातें ठीक है आपकी। तो ये दोनों चीज़ें ही मार्केट को ड्राइव करती हैं। नहीं, लेकिन ग्रोथ तो दिख नहीं रहा है। समझो आपने जैसे बताया कि 20% ग्रोथ हम प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ, तो और अगर रियलिस्टिक में वो 5, 6, 7, 8 टक्का भी नहीं हो रहा है। अगर आप इस साल का देखें तो Q1 में -4% था ग्रोथ, Q2 में +10% था, Q3 में 22% का ग्रोथ आया है। तो काफ़ी टाइम के बाद अब अर्निंग ग्रोथ जो है अभी पॉजिटिव साइड में गया है। जो संदीप जी कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों से बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ GST जो थोड़ा सा ब्रेक लगा था, वो अभी ठीक हुआ है। और अभी इस साल का भी मॉनसून भी अच्छा लग रहा है, जो अभी तक ला नीना करके IMD ने बोला है कि वो अच्छा रहेगा। तो होपफुली द ग्रोथ विल कम बैक नाउ। मेरा नाम दीपक सूर्यवंशी है, 15 साल से इक्विटी मार्केट से जुड़ा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अभी जो PSU बैंक्स में सेंटिमेंट खराब हुए हैं, उसकी वजह से वैल्यू शेयर्स की जो प्राइजेस है तो बहुत नीचे आ गई है। तो अभी क्या आपको इस प्राइजेस पे बैंक्स में वैल्यू दिखती है? 15 साल के लोज पे हैं कई सारे बैंक तो इस वक्त टोटल साहब। देखिए, दो बातें हैं इसमें। PSU बैंक में एक तो आपने जो बोला वो बात ठीक है कि वैल्यू अभी दिखती है लोगों को, बट कहने की बात यह है कि जो मार्केट शेयर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक लूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में 70% पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है और 30% प्राइवेट बैंक्स के पास है। लेकिन प्राइवेट बैंक हर साल मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस रिटेल पे ज़्यादा है, उनका फोकस टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा है, उनका और भी उनके पास कई अनेबलर हैं, जैसे वो रिटेंशन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ इंसेंटिव्स का है। तो ये सब वजह से, और जो अभी NCLT चल रहा है, IBC चल रहा है, और हर रोज़ हमको पता लग रहा है कुछ ना कुछ, तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ 1 या 2 बड़े बैंक हैं जिसमें आपका विश्वास है,
तो आप थोड़ा एक्सपोजर लीजिए, बट हम लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक विद रिटेल फोकस अगर आपको लेना है, या NBFCs या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनका रिटेल फोकस है या अफोर्डेबल हाउसिंग में है, तो वो कंपनीज में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए ये जो ये मिस्टर खैरनार सवाल पूछ रहे थे कि ग्रोथ या अर्निंग्स क्या कहाँ रखनी चाहिए आपको नज़र, अगर हम लगातार ये देख रहे हैं कि बिजनेस ओवरऑल टर्नओवर, लोन, प्रॉफिट, ये सब कुछ प्राइवेट बैंक्स और NBFCs का बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल, और पब्लिक सेक्टर का कम होता जा रहा है। ये ज़्यादा बड़ी बात है। हाँ, तो क्या इस स्थिति में वाकई में हमें बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, या आप चुपचाप बैठें इंतज़ार करें जब आपको लगे कि PSU बैंक भी कम से कम उतना तो लोन देने लगे हैं जितना प्राइवेट बैंक दे रहे हैं, उस रफ्तार से कम ये लोन फिर से देने लगे हैं, उतनी ग्रोथ कम से कम आ गई है, बल्कि ग्रोथ आ गई है, क्योंकि कई बैंकों में तो ग्रोथ ही नहीं है, वो तो सिर्फ NPA साफ करने में लगे हैं। तब तक क्या बॉटम फिशिंग करना गलत होगा? मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि बाकी इतने सारे सेक्टर हैं अवेलेबल। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, आप ऑटो इंस्लेरीज में जाइए, आप NBFCs में जाइए, आप हाउसिंग फाइनेंस, आप कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में जाइए। अगर आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन नहीं होते, सिर्फ यही ऑप्शन होता, तब देखिए। या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग ट्रेडर हैं और आपको कहीं लगता है किसी दिन सडनली मार्केट रिएक्शन में आपको थोड़ा बहुत गेन चाहिए, बट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा कॉशियस है हम लोग। प्रकाश गानू, मैं बॉश से रिटायर्ड पर्सन हूँ। राइट फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम 78, दैट वाज माय फर्स्ट रिलायंस शेयर दैट आई परचेस्ड। 78 से मैं परचेस कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ज़रा अलग है। राइट फ्रॉम बिगिनिंग आई डोंट हैव एनी सिंगल पैसा इन फिक्स डिपॉजिट्स till today also, right from beginning. क्या बात। But I have invested around 25% in government securities, 25% in mutual fund, and rest 50% in capital market. So that is my strategy. Whether it is correct or I should change some percentage. इससे अच्छी स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती है, तो हम अब लोगों को बता रहे हैं, आपने तो बहुत पहले कर लिया, तो आप बिल्कुल आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। Thank you. और ये स्ट्रैटेजी अगले 25-30 सालों के लिए भी जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। मेरा नाम नितिन हुडेकर है सर। मैं 8 साल से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अभी 3 महीने से म्यूचुअल फंड में काम चालू किया है। मेरे 2 सवाल है। एक है कि जो भी मुझे स्टॉक आगे खरीदना है फ्यूचर के लिए, उसके बारे में क्या स्टडी करना ज़रूरी है, वो सेक्टर के बारे में क्या स्टडी करना ज़रूरी है। और जो दूसरा मेरा एक सवाल है कि भी लोग स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो किस हद तक सही है, वो कैपेबल है स्मॉल कैप इंडस्ट्री वो पूरा रिटर्न्स फ्यूचर में देने के लिए? जो आपका सवाल है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जो लोगों का इतना इंटरेस्ट है, इतना पैसा जो जा रहा है, क्या वो सही है? मैं आपका क्वेश्चन सही समझाऊं? यही आप पूछना चाह रहे हैं? ओके, देखिए ऐसा है, अगर आप देखें मार्केट को, अगर आप डिवाइड कीजिए तो टॉप 100 स्टॉक्स हैं जिन्हें हम लार्ज कैप्स कहते हैं। उसके अलावा अगर आप पूरा स्पेस देखें तो या तो मिड कैप है या स्मॉल कैप है। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ न्यू स्टॉक वो कहाँ ज़्यादा होगा? 100 से ऊपर में ज़्यादा होगा, बिकॉज 100 तक तो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जिनके बारे में बहुत कुछ लोगों को मालूम है, जिनके बारे में बहुत रिसर्च होती है। जितने भी लोग इस रूम में बैठे हैं उनका कोई ना कोई व्यू होगा उसके बारे में। पर चैलेंज कहाँ आता है? जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ है जहाँ पे रिसर्च आर्बिट्राज है। आप देखिए, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्मॉल कैप के अंदर लोगों को पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि स्मॉल कैप में जो भी इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसे ये समझ लेना पड़ेगा कि एक तो जो आपका टाइम होराइजन होगा स्मॉल कैप में वो बहुत ज़्यादा होगा। स्मॉल कैप के अंदर अगर मैं नॉर्मल इक्विटी के अंदर आपको कह रहा हूँ कि 3 साल से कम का पैसा आप मत लगाइए, तो स्मॉल कैप के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो 5 साल से कम का पैसा भी ना लगाइए। तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है, स्मॉल कैप के अंदर आपकी वही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो मे बी आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास 10, 15, 20 साल आगे नज़र आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज़ इंडिया के अंदर आप देखिए कैसे ग्रोथ कैसे हो रहा है। स्मॉल कैप कंपनीज़ मिड कैप बनती हैं, मिड कैप कंपनीज़ लार्ज कैप बनती हैं, मगर हर एक स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप नहीं बनती है। तो यहीं पे म्यूचुअल फंड आपकी मदद करते हैं। तो म्यूचुअल फंड के जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं वहाँ पर अगर आप देखें, एक तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत लंबा होना चाहिए। Good afternoon, sir. My name is Dhaval Thakkar. From last 2 years, I am investing in SIPs. Now I've directly started investing in market. तो recently I've got a fall in share. तो मैंने actually Bank of Allahabad के shares खरीदे थे. तो what would you say that should I top up that share or should I invest in another script?
And the second thing that what would you give the suggestion for freshers to focus on some points while purchasing a script? पहली चीज़ जो आपने की वो बहुत अच्छी की कि आपने SIP की, आप उसी को कंटिन्यू करते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इतना जल्दी आप शेयर मार्केट में आके और इमीडिएटली आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। किसी अच्छे एक्सपर्ट्स के पास जाइए। अगर आप खुद चाहते हैं तो उस स्टॉक के बारे में जानिए, जैसे कि हमने अभी बताया कि PSU बैंक पे ओवरऑल हमारा क्या व्यू है, तो वो सब देखिए। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे। देखिए वो जो सवाल था, आई थिंक चोखानी जी ने पूछा था कि दूसरा, तीसरा, चौथा कदम भी तो होगा। इन्होंने दूसरा कदम तो ले लिया है। हाँ, दूसरा अब पहले कदम पे आके वापस इनको चलना चाहिए। नहीं, दूसरे कदम पे जाने के लिए देखिए हम आपकी लगातार मदद करते हैं, और ये हमारा एक ही फोरम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हम और करते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको क्या करना चाहिए, तो शायद आपने वो थोड़ी ट्रेनिंग या तो ली नहीं, या आपने हमारे वो प्रोग्राम्स देखे नहीं। वो इन्वेस्ट कर दिया पहले और आप पूछ रहे हैं, बट अभी बहुत दूर आप गए नहीं है। और अभी आप नहीं, आपकी रिस्क लेने की उम्र है और आप आज रिस्क ले रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। आप दूसरा कदम बिल्कुल लीजिए, लेकिन सोच समझकर हमारे साथ मिलकर लीजिए और आपको जरूर मुनाफा होगा। इलाहाबाद बैंक पे सवाल का जवाब ठुकराल साहब नहीं देना चाहते, ओवरऑल PSU बैंक के ऊपर में जो मैंने बोला था वही जवाब है कि कोशिश करके आप प्राइवेट बैंक, रिटेल फोकस जो हैं, जिनका अभी क्लैरिटी है थोड़ा सा कि कासा भी अच्छा है, तो वहाँ कोशिश करिए जाने की, या NBFCs में, या फिर हाउसिंग फाइनेंस में, या फिर ऑटो एंसिलरीज, बहुत सारे सेक्टर हैं। किसी अच्छे ब्रोकर के पास जाएंगे जिनका रिसर्च हाउस है, अगर आपको स्टॉक्स में जाना है, अदरवाइज म्यूचुअल फंड है। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरे कदम में जो दिक्कत है वो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में हैं जब तक, तो सारी बातें जेनेरिक होती हैं जो हर एक फंड पे अप्लाई हो जाएंगी। आपने जो पहले लेसन सीख लिए वो हर जगह चलेंगे। जैसे ही आप दूसरा कदम लेते हैं, यानी आप डायरेक्ट इक्विटी में जाना शुरू करते हैं, तो हर एक सेक्टर की कहानी अलग हो जाती है। अब जैसे कुछ लोगों ने साल भर पहले स्टील में पैसा लगाया होगा, टाटा स्टील 200 रुपये पे मिल रहा था, तब आपने पैसे लगाए शायद 1.5-2 साल पहले, और आपने उसको बढ़ते हुए देखा। तो वो फैसला आपने कैसे किया कि स्टील लेने का अब वक्त है, उसके जो क्राइटेरिया है वो अलग होंगे। और इलाहाबाद बैंक में पैसे लगाने का समय आ गया है, वो तय करने का क्राइटेरिया अलग होगा। डॉक्टर रेड्डीज या सन फार्मा में पैसे लगाने का समय अब आ गया है, ये तय करने का क्राइटेरिया अलग होगा। तो उस सेक्टर को आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको फैसला लेना होगा। अगर आप मेरी राय माने, या अगर ठुकराल साहब बताना चाहे कि इन सेक्टर्स में क्या देखना चाहिए, कब आप ये तय करेंगे कि अब डॉक्टर रेड्डी में पैसे लगाए जा सकते हैं या फार्मा में इन जनरल पैसे लगाए जा सकते हैं, कैसे आप तय करेंगे कि मेटल स्टॉक में अब पैसे लगाने का वक्त है, कैसे आप तय करेंगे कि PSU बैंक में पैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा काफ़ी साल तक बहुत अच्छा चला, फार्मा में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स होता था, उसके अगर आप नंबर देखें तो डबल डिजिट में आते थे। उसके बाद दो तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे आई। एक था US FDA, जो आप पेपर में पढ़ते होंगे कि वहाँ से इंस्पेक्शन होता है और वो हमारी कंपनीज को चेक करते हैं कि ठीक तरह से काम कर रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गैप्स थे। दूसरा जो बड़ा रीज़न आया कि वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर आ गया, जो यहाँ से कंपनीज एक्सपोर्ट करती थी US में, UK में, वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर आ गया। तो ये दो वजह से जो फार्मा कंपनीज का ओवरऑल ग्रोथ का प्रॉब्लम आ गया। तो सेक्टर के लिए हम लोग न्यूट्रल हुए पहले, और फिर थोड़ा टाइम तक हम अवॉइड रहे, और अभी तक हम अवॉइड पे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने ऑटो एंसिलरी देखा होता कि उसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। इंडिया में अभी भी 18 कार हैं 1000 लोगों के लिए, चाइना में 80 है, और US में 300 से 400 हैं। तो अगर इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना में रोड बन रहा है, तो इंडिया में कार भी खरीदेंगे लोग। तो उससे कार को जो कंपनी सप्लाई करती है, तो पहले तो ये आपको देखना है, आप अपने आसपास देखिए, आप जिस कंपनी का बिस्किट खाते हैं आप उस कंपनी का शेयर खरीदिए ना, क्योंकि बिजनेस चलना जरूरी है। चलिए, इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाजत लेने का। फिलहाल नाशिक के दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप जी और अरुण जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।